नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई कुछ अन्य अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमको सबसे पहले पढ़ना है साधन लागत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट, या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसे एफसी। यहाँ पर समझने की बात यह है कि साधन लागत किसको कहा जाता है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है हिंदी में, जिसे कहा जाता है कारक लागत। ठीक, तो समझते हैं कि साधन लागत क्या है। मान लीजिए हमको पेन बनानी है या मार्कर बनानी है। ठीक, तो हमको मार्कर बनाने के लिए क्या क्या लगेंगी। पहली चीज, मार्कर बनाने के लिए हमको कच्चा माल लगेगा, रॉ मटेरियल चाहिए। दूसरी चीज ये हो सकती है कि हमको जैसे मार्कर बनानी है, तो मार्कर बनाने के लिए हमको एक फैक्ट्री लगानी होगी। तीसरी चीज, यदि हमको मार्कर बनानी है तो हम मार्कर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मतलब निवेश कहते हैं जिसको। तो कोई निवेश करने वाला होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए हमको। इसी तरीके से जब फैक्ट्री होगी तो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर होने चाहिए। ठीक, और इसके अलावा हमको और चाहिए, फैक्ट्री लगानी है तो हमको चाहिए भूमि, कहीं पर भूमि चाहिए। और इन आधारों पर उतरते हुए हमें एक और चीज चाहिए, वो है इस जो बिजनेस है उस बिजनेस मॉडल को जोखिम के साथ उसको जमीनी स्तर पर लाने की। जैसे हम में से कुछ लोग ये चीजें सोच तो लेंगे कि हमको ये चाहिए, लेकिन यदि उसको इम्प्लीमेंट करना है तो हमको जोखिम लेना पड़ेगा उस बिजनेस को चलाने के लिए। तो इसके लिए एक लेगा जोखिम। ठीक, तो यदि मार्कर बनानी है तो मान लेते हैं जो कच्चा माल आया, ठीक है, तो कच्चा माल के बदले हमको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में यदि कोई काम करने वाली चीजें हैं, मतलब मशीनें लगेंगी, तो इस पर क्या लगेगा, इस पर भी रुपए या पैसा लगेगा। ठीक, निवेश कर रहे कोई पूंजीपति, मान लेते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसा किसी अन्य व्यक्ति ने लगाया, तो कोई पूंजीपति होगा जो आपके ऊपर पैसा लगाएगा। तो पैसा लगाएगा तो वो उस पर लेगा ब्याज। ठीक, मजदूर जो व्यक्ति होगा वो लेगा मजदूरी। ठीक, भूमि जो होगी, भूमि के भी खरीदी की जाएगी, तो भूमि का क्या मिलेगा हमको, या तो हम किराए पर कोई जमीन लेंगे, या फिर मतलब किराए का मतलब सीधे सीधे पैसा ही लिया जा रहा है आपसे। और जोखिम यदि आप लेते हो बिजनेस को खड़ा करने के लिए, तो उस बिजनेस के जोखिम के बदले आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। जैसे आपका बिजनेस यदि चल गया तो उस जोखिम के बदले आपको क्या मिला, लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर समझिए कि मान लेते हैं कि इस मार्कर जो पेन है उसको बनाने की कॉस्ट 40 रुपए आई। मान लेते हैं कच्चा माल इसमें मिल गया आपको 5 रुपए का। ठीक है, फैक्ट्री जो लगा रहे हैं तो एक मार्कर के पीछे हमको लग रहा है मान लो 5 रुपए की। निवेश जिसने किया है उसको ब्याज के तौर पर हम दे रहे हैं 2 रुपए। ठीक है, मजदूर की जो मजदूरी है वो हो गई 8 रुपए। इसके बाद जो भूमि का किराया है वो मान लेते हैं 10 रुपए की हो गई। ठीक है, और जो जोखिम है, जो लाभ आपको मिल रहा है वो 10 रुपए। तो पेन या मार्कर की कीमत कितनी हो गई टोटल, यहां से 40 रुपए लगे हमको उस चीजों को बनाने में। तो जो 40 रुपए होगा वो पेन या मार्कर का क्या हो जाएगा, साधन लागत हो जाएगा, या इसी को हम कहेंगे कारक लागत। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं तो उस वस्तु को बनाने में जितने का खर्च आया वही उसकी क्या होगी, साधन लागत या कारक लागत कही जाएगी। मान लेते हैं कि हमने इस मार्कर को बनाने में 40 रुपए लगाए,
किसके माध्यम से? कच्चा माल लिया हमने 5 रुपए में, ठीक है। फैक्ट्री जो लगाई, तो फैक्ट्री लगाने के लिए हम कुछ पैसा देंगे, तो हमने दिया 5 रुपए। निवेश यदि किसी ने किया है तो वो उस पर ब्याज लेता है, कितने का? 2 रुपए का एक मार्कर पर। यदि वो मजदूर जो होगा वो मजदूरी करता है तो उसको 8 रुपए की मजदूरी मिलती है एक मार्कर बनाने में, ठीक। भूमिपति को किराया मिलता है, मान लेते हैं 10 रुपए, और जोखिम कितना हो गया? 10 रुपए। तो इस तरीके से यदि ये सारी चीजें करने के बाद उस वस्तु का मूल्य हो गया 40 रुपए, तो 40 रुपए जो होगी वो उसकी साधन लागत होगी। कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु बनी, जितने में वो वस्तु बनी है, उसे उस वस्तु की साधन लागत या कारक लागत कहते हैं। यहां तक का चीजें आपको क्लियर होंगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब यहीं पर जो होती है वो दूसरी चीज हो जाती है, एक जिसको बोला जाता है बाजार मूल्य या बाजार लागत। इसको बोलेंगे बाजार मूल्य ही बोला जाएगा। तो इसको कहा जाता है मार्केट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मार्केट एमपी, ठीक। अब मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी? मान लेते हैं कि जब हमने पेन को बनाया, ठीक, तो पेन बनाने में कीमत कितनी आई? 40 रुपए की लगी। मतलब पेन 40 रुपए में बन गया था सब मिला करके। अब यदि इस पेन को हम बाजार में बेचने गए, ये बन गया फैक्ट्री के अंदर, मतलब फैक्ट्री में पेन बनाने में कितना लगा? 40 रुपए। अब इसको हम बेचने जा रहे हैं कहाँ? बाजार में। अब जब ये बाजार में आई तो मान लेते हैं कि इस पर जो टैक्स है, ठीक, मतलब जब पेन फैक्ट्री से निकला तो फैक्ट्री से बाजार में आने के बीच में उस पर टैक्स लगा दिया गया 10% रुपए, मतलब 10% का टैक्स उस पर लग गया। ये टैक्स इनडायरेक्ट लगा है या डायरेक्ट लगा है, मतलब उस पर टैक्स क्या हो रहा है? लग रहा है किसी न किसी तरीके से, ठीक। अब इस 10% टैक्स पर मान लेते हैं कि बाजार में आने पर सरकार ने इसमें 5 रुपए की सब्सिडी दे दी, ठीक, सब्सिडी दे दी। सब्सिडी क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, ठीक। तो मान लेते हैं कि 10% की क्या मिली वहां पे उसको छूट मिली है, मतलब सॉरी 10 रुपए उस पर टैक्स में जुड़ा है, मतलब ये हो गया 4 रुपए उसमें और जुड़ गया टैक्स के रूप में। और 5 रुपए की क्या दी गई है? उसको सब्सिडी दी गई है। सब्सिडी का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा किसी वस्तु में दी गई छूट, यहां पे याद रखिएगा वस्तु और सेवाएं, सरकार द्वारा किसी वस्तु में या सेवाओं में दी गई छूट। जैसे हमको गैस सिलेंडर पर 1200 रुपए की एक सिलेंडर आती है, लेकिन इसमें सरकार के द्वारा 200 रुपए का ट्रांसफर आपके अकाउंट में किया जाता है, मतलब हमको कितनी पड़ी गैस सिलेंडर? 1000 रुपए की, ठीक। तो यहाँ पर जो 200 रुपए सरकार ने हमको हमारे खाते में दिया, जो छूट दिया, इसी को हम कहेंगे सब्सिडी, ठीक। तो यहाँ पर यदि 10% रुपए चार्ज करती है तो 10% पर हमको मतलब कितना जुड़ गया उसमें? 4 रुपए। तो 40 रुपए यहाँ पर, तो अब समझिएगा कि उस पेन का मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? 40 रुपए का वो फैक्टर कॉस्ट था, प्लस में 4% का उस पर टैक्स जुड़ रहा है, और माइनस कर दीजिए 5, मतलब सब्सिडी कितनी मिल रही है उसमें? 5 रुपए की। तो जो 44 रुपए यहां से हो जाएंगे और उस पर माइनस हो जाएगा 5 रुपए, तो हमको पड़ेगी वस्तु कितनी? 39 रुपए की। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु बाजार में आती है तो यदि उस पर इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाए और सब्सिडी उसमें से यदि हो तो माइनस हो जाए, तो जो वस्तु की कीमत होगी उसे ही हम बोलेंगे बाजार मूल्य।
जैसे इसको फॉर्मेट में यदि व्यक्त करें तो इसको कहते हैं मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब है अप्रत्यक्ष कर, ठीक, और माइनस कर देंगे सब्सिडी को। अब यहां पर समझिएगा, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर जिसको बोलते हैं, ये ऐसा कर होता है जो आप जब किसी वस्तु को खरीदते हो तो उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, जो हमको पता नहीं चलता है। तो ऐसा टैक्स जिसको सरकार बिना बताए वसूलती है, ठीक है, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आपने सामान लिया होगा तो उसके पीछे में लिखा हुआ होता है, पहले ही लिखा हुआ आता था वैट टैक्स, ठीक है, वैल्यू एडिशन टैक्स, जो सरकार आपसे वसूलती है। दूसरा, अभी यदि आप कोई सामान लेते हैं तो सामान के पीछे में जहां प्राइस लिखा होता है वहां पे एक टैक्स लिखा होता है, कर वसूला जाता है आपसे, ठीक। दूसरी चीज, आप जब सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने के जाने पर आपसे इंटरटेनमेंट टैक्स वसूला जाता है, जो उस मूल्य मतलब जो टिकट की वैल्यू होती है, मूल्य होती है, उसी के साथ जोड़ दिया जाता है, आपको पता नहीं चलता है, मतलब बिना बताए ही आपसे क्या लिया जा रहा है, कर लिया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, ठीक। सब्सिडी का मैंने बता दिया। तो मार्केट प्राइस बराबर हो जाएगी कितनी, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जैसे हमारे पास फैक्टर कॉस्ट कितनी थी, 40 रुपए की, इस पर इनडायरेक्ट टैक्स कितना लग गया, 4%, मतलब 4 रुपए, ठीक, और सब्सिडी कितनी हो गई, 5 रुपए। तो इस प्रकार से ये टोटल मूल्य इसका कितना पड़ा, 49 रुपए। तो जो उस पेन की मार्केट प्राइस है वो होगी 39 रुपए, और जो फैक्टर कॉस्ट था वो कितना हो गया था, 40 रुपए, ठीक। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि फैक्टर कॉस्ट कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करेगा किस पर, सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स पर। सब्सिडी हर जगह माइनस होगी यदि उस पर क्या किया गया है, इफ एनी अप्लाई किया गया है, मतलब सब्सिडी यदि दी गई है तभी माइनस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जिस सामान में सब्सिडी नहीं मिली है तो वहां सब्सिडी माइनस नहीं होगी, मतलब सब्सिडी का वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम दो चीजों की और बात कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है बेस ईयर कहा जाता है, और दूसरे को कहा जाता है करेंट ईयर। अब हम बात करते हैं करेंट ईयर और बेस ईयर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट ईयर पर। करंट ईयर किसको बोलेंगे, इसको कहा जाता है चालू वर्ष। तो चालू वर्ष क्या होगी, यहां पर समझिएगा कि यदि किसी वस्तु या सेवा की गणना इसी वर्ष की जाए जो करंट में भी चल रही है, जैसे वस्तु या सेवाओं की गणना हम अभी करेंगे तो अभी चल रहा है 2023, तो जब वस्तु या सेवाओं की गणना वर्तमान वर्ष में की जाती है तो उस वर्ष को ही क्या कहेंगे हम, करंट ईयर या चालू वर्ष कहेंगे, ठीक। वर्तमान में यदि पूछा जाए करंट ईयर कौन सा है, तो अभी वर्तमान में करंट ईयर है 2023 से 24 वाली, तो करंट ईयर अभी चल रही है, जो वो हमने पहले ही बताया था कि वित्तीय वर्ष की गणना कितने दिनों में होगी, 1 साल में। तो चालू वर्ष कौन सा, 2023 से 2024। अब दूसरे में समझिएगा कि करंट ईयर के बाद हमको एक चीज समझनी है बेस ईयर की। जिसको बोला जाता है आधार वर्ष। अब यह आधार वर्ष क्या होता है, तो जो आधार वर्ष है वो होता है कि जो वर्तमान में जो हमारे पास चालू वर्ष है, ठीक,
इस चालू वर्ष से पीछे कोई वर्ष, मतलब मान लेते हैं कि चालू वर्ष अभी है 2023, तो इससे पीछे का कोई वर्ष होगा, वो 2022 हो सकता है, वो 2019 हो सकता है, 2020 हो सकता है, 2018 हो सकता है। ठीक, मतलब 2023 के पहले का कोई भी वर्ष को हम क्या करेंगे, आधार वर्ष बनाएंगे। ठीक है, आधार वर्ष बनाने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि हमको किसी रेट में, मान लेते हैं कोई वस्तु या सेवाओं की रेट बढ़ी है या घटी है, ये देखना है, तो हमको पीछे कोई रेट फिक्स करनी पड़ेगी, स्थायी करनी पड़ेगी। मान लेते हैं जैसे 2010 में इसी मार्कर पेन की कीमत 25 रुपए है। ठीक, अब ये 2022 में हो गई, मान लेते हैं 30 रुपए, और 2040 में हो गई, 2023 में हो गई 40 रुपए। तो यदि हमको तुलना करनी है कि वास्तव में इन दोनों में कितने रेट से बढ़ा है, परसेंटेज कितना है, तो हम इस 2010 को एक आधार बना लेंगे और इस आधार पर 2022 में कितनी वृद्धि हुई और 2023 में कितनी वृद्धि हुई, इसको हम तय करेंगे। तो इसको ही कहा जाएगा क्या, आधार वर्ष। कहने का मतलब यह है कि जब किसी दो वर्षों में तुलना की जाए तो उसके लिए जब हम कोई आधार बना करके रखें किसी वर्ष को, तो उसे ही कहेंगे आधार वर्ष। तो आधार वर्ष बनाने का मेनली रीजन क्या होता है कि अभी जो महंगाई दर चल रही है, ठीक, तो इस वजह से वस्तु और सेवाओं की कीमत क्या होती है, बढ़ी हुई दिखती है। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ 2010 में 25 रुपए थी, अब कितनी हो गई, 30 रुपए। तो 30 रुपए कैसे हुआ, इसमें महंगाई दर क्या हो गई, जुड़ गई। तो जब किसी वस्तु या सेवाओं में महंगाई दर जुड़ती जाती है तो उसकी रेट जो होती है वो बढ़ते जाती है। तो हमको कोई एक डेट फिक्स करनी पड़ती है, कोई वर्ष होता है जिसको हमको बनाना पड़ता है, क्या, महंगाई दर को, प्रभाव को कम करने के लिए। तो इसी को कहा जाता है आधार वर्ष। इसमें परिभाषा में हो जाएगी, महंगाई दर के प्रभाव को कम करने के लिए, महंगाई दर के प्रभाव को कम करने के लिए वर्तमान या चालू वर्ष से पीछे की किसी वर्ष को जब हम आधार बना लेते हैं और उसके तुलना में अन्य वर्ष में वस्तु व सेवाओं की गणना करते हैं, तो उसे आधार वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा कि जब आधार वर्ष हम तय कर लिए तो इसको किस आधार पर तय किया जाएगा। मतलब यदि हमको आधार वर्ष बनाना है किसी वर्ष को, तो उसको कैसे तय करेंगे कि 2011 होगा कि 2012 होगा कि 2013 होगा। तो इसका जो निर्धारण है वो सीएसओ के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब सीएसओ इसको कहा जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में 1949 के दशक में ये कार्य करना प्रारंभ की और 1951 में ये जाकर के स्थापित हुई। ठीक है, पीसी महालनोबिस जो थे वो पहले अध्यक्ष बने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के। तो इसके द्वारा जो है आधार वर्ष तय किया जाता है। तो आधार वर्ष तय करने की क्राइटेरिया क्या होगी।
तय कैसे करेंगे हम आधार वर्ष किसी वर्ष को? तो पहली चीज कि जो आर्थिक रूप से स्टेबल है, मतलब जिस साल में ना तो महंगाई दर बहुत ज्यादा होगी ना तो महंगाई दर बहुत कम है, मतलब आर्थिक रूप से जहां पर एक सहजता दिखाई दे रही है, अर्थव्यवस्था जहां पर सामान्य रूप से चल रही है, तो उस वर्ष को हम क्या बनाएंगे? आधार वर्ष। ठीक। दूसरी, उस समय देश की स्थिति जो है सामान्य हो। देश की स्थिति सामान्य हो का मतलब कि मंदी के कारण, जैसे 1990-91 में हुआ था, हमारे यहाँ आर्थिक मंदी आ गई थी, तो हम उसको आधार वर्ष नहीं बनाया। ठीक। तो आधार वर्ष बनाने की क्राइटेरिया क्या होगी कि कितने वर्षों में बदला जाएगा? तो बात आती है कि आधार वर्ष को जब इन आधारों पर तय किया गया तो उसको हम समय समय पर बदलेंगे कैसे? तो इसमें सबसे पहले कहा गया कि जो आधार वर्ष है वो 10 वर्ष में क्या किया जाएगा? बदले जाने का प्रावधान था पहले 10 वर्ष में। सबसे पहला जो आधार वर्ष बना वो था 1948-49 को पहला आधार वर्ष बनाया गया। सीएसओ जो बनी वो 1949 से काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। 1951 में ये स्थापित हुई मुख्य रूप से संस्था के तौर पर। ठीक है, तो इसी ने सबसे पहले 1948-49 में पहला आधार वर्ष बनाया। इसके बाद हम 1960-61 को बनाया हमने, फिर 1970-71 को बनाया हमने, फिर 1980-81 को बनाया हमने। रेवे सीरीज चल गई तो 1960 से 1970-71, फिर 1980-81 को बनाया। इसके बाद हमको बनाना था 1990 और 91 को। 1990-91 को क्या नहीं बनाया? आधार वर्ष नहीं बनाया। क्योंकि 1990-91 को आधार वर्ष नहीं बनाने का कारण यह था कि उस समय भारत में आर्थिक मंदी आ गई और यही वो समय था जब हमने भारत में एलपीजी सिस्टम को अपनाया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में कहा जाता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया। और इसमें हमने अपने बाजारों को खोल दिया, खुले बाजार की नीति को अपनाया। ठीक है, इस समय राव मनमोहन सुधार कहा जाता है इस टाइम को, जिस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी और मनमोहन सिंह जो थे इकोनॉमिस्ट या मंत्री थे, अर्थव्यवस्था के मंत्री। तो उन्होंने एलपीजी सिस्टम को अपनाया और इसके हिसाब से फिर 1990 से हम 1994-95, ठीक, 1994-95 जो था उसको हमने फिर आधार वर्ष बनाए। और यही वो समय था जहां हमने तय किया कि अब जो आधार वर्ष होगा वो अब 5 वर्ष का होगा, मतलब हर 5 वर्ष के अंतराल में हमारे यहाँ आधार वर्ष बदला जाएगा। ठीक, तो ये आधार वर्ष बनाया जाता है, ये समझ में आ गया। अभी वर्तमान में आधार वर्ष है हमारे यहाँ 2011-12। अब क्वेश्चन आएगा कि 2011-12 के बाद हमने क्यों नहीं बदला है? तो इसके बाद हमको बनाया जाना था, ठीक, लेकिन हमने कोविड वगैरह के कारणों से, ठीक, कोविड वगैरह आ गई तो इस वजह से हम इसको बना नहीं पाए हैं। तो यदि अब बनता है तो 2017-18 वाले को हो सकता है कि आधार वर्ष बनाया जाए। ठीक, तो आशा करता हूं यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।